नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ साफ कर दिया है, खास तौर पर तीसरे टर्म के बारे में, कि तीसरे टर्म में भारत विकास के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 3 देशों में दुनिया भर में होगा। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं, उस पर करेंगे बात। और उसके बाद आज हमारी खास चर्चा होने वाली है कि विपक्ष का जो संसद के अंदर चल रहा है और संसद के बाहर जो गतिविधियां हैं, उसमें कितने सवाल हैं, अपने अपने दावे हैं एकता के, लेकिन कितने सामने में कितनी चुनौतियां हैं, कितने सवाल हैं, इस पर आज खास चर्चा होगी। और इसके बाद यह भी बात होगी कि क्या कर्नाटक की सरकार का दम फूल रहा है, खास तौर पर आर्थिक तौर पर, इसलिए क्योंकि वहां पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो 5 गारंटी हैं उसी को पूरा करने में पैसा खत्म हो जा रहा है, इसलिए विकास का कोई काम नहीं होगा इस साल। तो हाथ खड़े कर रही है वहां की राज्य सरकार। तो इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर से देश के किसानों को दी सौगात। पीएम किसान के 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त की जारी। 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को किया समर्पित। अधिक किफायती और प्रभावी यूरिया गोल्ड किया लॉन्च। राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज और 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का करने वाले हैं उद्घाटन। 860 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कामकाज में आई बाधा। विपक्षी सांसदों के काले लिबास पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का करारा वार। कहा, काले कपड़े पहनने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं देश की बढ़ती ताकत, काला धन छिपा रहे हैं अपने कपड़ों में। प्रहलाद जोशी ने भी किया तंज। कहा, इन्हें बाद में भी काला कपड़ा पहनकर ही घूमना पड़ेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर दिया वक्तव्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हालिया विदेश दौरों की उपलब्धियों के बारे में सदन को बताया। कहा, पड़ोसी प्रथम हमारी विदेश नीति का मजबूत आधार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नाइजर में सेना ने किया तख्ता पलट। सैनिकों ने संविधान भंग कर सभी संस्थानों को किया निलंबित। संयुक्त राष्ट्र ने हटाए गए राष्ट्रपति को पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। और खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज बारबाडोस में टेस्ट सीरीज पर कब्जा करने के बाद बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतर रही है टीम इंडिया। और भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। वहीं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा हमारा यह है कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ साफ किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि भारत में तेजी से हो रहे निर्माण कार्य देश की भव्यता और इच्छा शक्ति का दर्शन है। पीएम ने साफ किया कि आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं। 2014 में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था और आज 5वें स्थान पर आ गया है। अपने विकास के एजेंडे का खुलासा करते हुए पीएम ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, यह मोदी की गारंटी है। उधर संसद में हंगामा और विपक्षी एकता के प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने विकास के एजेंडा की एक बड़ी लाइन खींच दी है, यानी फॉर्मूले की सियासत से देश अब आगे निकल चुका है।
पीएम ने आह्वान किया, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नव निर्माण और उसकी भव्यता आज पहचान बन गई है। नया संसद भवन हो या फिर भारत मंडपम, इसे रोकने के लिए विपक्ष की कोशिशों पर पीएम ने तंज किया। कहा, कुछ लोगों की फितरत ही नकारात्मकता की होती है। पिछले 9 सालों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, बड़े कार्य करो। इसी सिद्धांत को अपनाकर भारत आज तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा, पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। नया भारत आगे बढ़ रहा है और सभी बाधाओं को पार कर रहा है। तो जानकार मानते हैं कि संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बीच पीएम ने अपने विकास के एजेंडे को लोगों के सामने रख दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने इस मौके पर 2024 के आगामी चुनाव में अपना एजेंडा भी लोगों के सामने रख दिया है और वो एजेंडा है कि विकास ही मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक होगा। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। जी, तो ये मोदी की गारंटी है। और आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा को लेकर इस मौके पर क्या कुछ कहा। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, किलोमीटर मत समझना, सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। दो 2014 से पहले देश में 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 से पहले देश में करीब 70 के आसपास ही हमारे एयरपोर्ट थे, 70। आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुंच रही है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं और इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर, आर्थिक गतिविधियों पर। अजय, सबसे ज्यादा चर्चा जो प्रधानमंत्री के बयान की हो रही है वो यही हो रही है कि तीसरे टर्म में टॉप 3 में हम ले आएंगे, ये मोदी की गारंटी है। और उन्होंने हवाला दिया कि साल 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय हम 10वें स्थान पर थे, आज 5वें स्थान पर हैं और अब टॉप 3 में आ जाएंगे अगले 5 सालों के अंदर अंदर ही। क्या कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की ये विकास गाथा कहती है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है उसके पीछे की कुछ ठोस वजहें हैं। आपको याद होगा 2014 में फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी में भारत को गिना जाता था और
जो ब्रिक्स की इकॉनमी थी उसमें फ्रेजाइल 5 में भारत को कहा जाता था कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि उसको सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में रखा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चल रही थी। एक तरफ बैंकों की समस्या एनपीए को लेकर के इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि हर जगह जो कर्जे हैं वो फंसते जा रहे हैं। बैंकों की बैलेंस शीट खराब थी, कंपनियों की बैलेंस शीट खराब थी, इसलिए उसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोल रहे थे। अगर आपको याद होगा तो ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम्स थी। फिस्कल डेफिसिट में भी मुश्किलें थी, या वित्तीय अनुशासन को लेकर के काफ़ी गंभीर समस्याएं थी, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा काफ़ी मुश्किल स्थिति में था। वित्तीय घाटा हो, चालू खाता घाटा हो, वहाँ पर भी डबल या ट्विन डेफिसिट की बात हो रही थी। इन परिस्थितियों से अब आप जब टॉप 5 इकॉनमी तक का सफ़र तय करते हैं तो उसके पीछे की बहुत साफ वजह यह है कि आपने इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिसका ज़मीन पर असर आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो सरकार ने 2 pronged स्टडी, 2 तरह से इसको टैकल करने की कोशिश की, सप्लाई साइड में भी और डिमांड साइड में भी। सप्लाई साइड में सरकार ने स्पष्ट तौर पर बुनियादी ढांचे पर निवेश करने की सोची, और आपने देखा कि कई सालों से लगातार बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो रही है। और ये एक बहुत ठोस वजह है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकॉनमी में लेकर के जाएंगे। पहली बात है। दूसरी बात यह कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से इकॉनमी को जब बूस्ट मिला तो उससे टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा, यानी सरकार की आमदनी बढ़ी। कोविड जैसे मुश्किल समय में जब प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था तो आपने सरकार को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा। तो सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ना, सरकार की आमदनी बढ़ना, और फिर जो हमने डिलीवरी साइड में, यानी जब हमने कल्याण की योजनाएं शुरू की तो उसका फ़ायदा आम जन तक पहुंचाने के जरिए हमने पैसा सीधे लोगों के हाथ में दिया, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ी और वहाँ पर डिमांड मजबूत हुई। तो एक तरफ आप सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस करते हैं, दूसरी तरफ लोगों की डिमांड की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ये दोनों ही साइड से जब इकॉनमी को सहारा मिलता है तब आप आगे तेज गति से आगे बढ़ते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा मॉडल है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की आमदनी बढ़ाने पर भरोसा कर रहे हैं, और आगे जाते हुए हम ऐसी स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए। ये सारी चीज़ें आपको भरोसा देती हैं कि आगे जाते हुए आप जर्मनी को और जापान को पीछे छोड़ करके तीसरे पायदान पर आएंगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। आपने जिक्र किया कि जो डिलीवरी है उसमें काफी सुधार हुआ है, और मैं हाल के नीति आयोग के एक रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं जिसमें कि गरीबी से काफी लोग जो हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऊपर आ चुके हैं। इसमें यह बिल्कुल साफ है कि एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, टॉप 3 में शामिल होगी, और दूसरी तरफ जो जन कल्याण के कार्यक्रम जिस तरह से चल रहे हैं उससे भारत जो यूएनडीपी जो है, सतत विकास कार्यक्रम जो है, उसके तहत बिल्कुल अपने एजेंडे को समय से पूरा, या यूं कहें कि समय से पहले भी पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में कोरोना काल के बाद जिस तरह दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल हुआ उसमें भारत तो निश्चित रूप से ये चमत्कारिक प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए, जो भी IMF की अभी हाल की रिपोर्ट है जो कल परसों रिलीज़ की गई है 25 जुलाई को, उसमें ये कहा गया है कि भारत दुनिया की इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था है। 2024 में भी वो चीन को पीछे पछाड़ करके वो सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बनेगा। आप यूरोजोन की आप देखें, जर्मनी जो कि हमसे आगे है इस वक्त, वो रिसेशन में जा रही है। अमेरिका की बात करें तो 1% के आसपास है। जो इन्फ्लेशन है, अभी भी आपने देखा कि फेड ने कल ही निर्णय लिया ब्याज दरों को बढ़ाने का, और IMF ने कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त प्रेशर है कि महंगाई का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कैसे ब्याज दरों को जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। दुनिया की समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं इस वक्त, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, फिर मैं बार बार कहता हूं कि जो एक विकास होता है लालचंद जी, एक होता है समावेशी विकास, जिसको आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट अंग्रेजी में कहते हैं। विकास का फायदा आम लोगों तक पहुंचे, वो आपके डिलीवरी सिस्टम की सफलता का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। आपने 8% की दर से विकास किया, लेकिन केवल उसका फायदा चंद लोगों तक पहुंचा, उसका फायदा ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, तो वो स्क्यूड डेवलपमेंट आप उसको कहते हैं। विकास तो हुआ लेकिन उसका फायदा आम जन तक नहीं पहुंचा। समावेशी नहीं कह सकते उसको, लेकिन जब आप इस डिलीवरी मॉडल पे जाते हैं कि वही जनधन आपके पास, वही आधार आपके पास, वही मोबाइल आपके पास, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करते हुए आप लीकेजेस को खत्म करते हैं, 25-30 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के अकाउंट में भेजते हैं बिना किसी लीकेज के और बिना किसी करप्शन के, आप जब योजनाओं को पहुंचाते हैं तो उसको कहा जाता है कि समावेशी विकास हो रहा है। और यही वजह है कि जो बार-बार अर्थशास्त्री जो इंडस्ट्री है वो ये इस बात को उम्मीद उनकी लगती है कि
चूंकि करप्शन सिस्टम में नहीं है, चूंकि डिलीवरी सिस्टम बिना लीकेज हो रहा है, इसलिए वो आशान्वित नजर आते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा इकोनॉमी से। और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ ये अर्थव्यवस्था की छलांग और दूसरी तरफ समावेशी विकास, गजब का संतुलन भारत ने बनाया है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है और प्रधानमंत्री ने भी उसका उल्लेख किया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि विपक्षी एकता के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कितनी चुनौतियां हैं और क्या वजह थी कि यूपीए से नाम बदलकर INDAIA करना पड़ा। करेंगे चर्चा, बने रहिए DD न्यूज के साथ। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वागत है ब्रेक के बाद DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा जो हम करने वाले हैं वो यही कि विपक्षी एकता के सामने कितने सवाल हैं। संसद में लगातार हंगामा जारी है। विपक्षी एकता दिखाने के लिए कुछ नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज किया, तो PM के राजस्थान दौरे पर अशोक गहलोत ने नया विवाद खड़ा करने की कोशिश कर दी। तो PM मोदी ने आज राजस्थान में कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें CM अशोक गहलोत को भी रहना था, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं की। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं और संसद, जहां पर पीयूष गोयल अपना वक्तव्य दे रहे हैं। संबंध और अच्छा किया जाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने कानून है देश में, इसके ऊपर गंभीरता से स्टडी किया, उसकी जानकारियां निकाली, लोगों के बीच में हमारे जनप्रतिनिधियों ने जाकर समझा उनको किस चीज़ों की तकलीफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूरे सरकार के अधिकारियों का और साथ ही साथ सम्मान्य सदस्यों का, जिन्होंने हमें काफ़ी फीडबैक दिया, काफ़ी सूचनाएं दी, काफ़ी जानकारियां दी कि किस प्रकार से एक सामान्य आदमी को रोज़मर्रा के जीवन में तकलीफ आती है और कहाँ हम कुछ कानून में सुधार करके उस तकलीफ का समाधान कर सकते हैं। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1500 से अधिक ऐसे कानून थे जो पुराने जमाने से चले आ रहे। कई तो गुलामी की मानसिकता रखते थे, आजादी के पहले के कानून थे। कई इतने इरेशनल थे जिसका कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे 1500 के करीब कानून पूरी तरीके से रद्द किए गए, रिपील किए गए, जिससे जनता को और लोगों को एक राहत मिली। इसी क्रम में लगभग 40,000, और मैं माननीय सदस्यों को ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप जरूर जनता तक ये बात पहुंचाएं, लगभग 40,000 ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे प्रोसेस, ऐसे सरकार के दिए हुए प्रावधान थे जिसमें जनता को तकलीफ करने के लिए, तकलीफ देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने गत 9 वर्षों में 40,000 ऐसे कंप्लायंस बर्डन जो लोगों को पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे कंप्लायंस बर्डन को या तो सरल किया या पूरी तरीके से खत्म किया। और एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उद्योग और व्यापार को सरल किया जाए, और ईज ऑफ लिविंग, कैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में और सुविधा पहुंचे और उनको तकलीफ ना हो। ऐसे कई सारे प्रावधान
40,000 के करीब प्रावधानों को सरलीकरण या पूरी तरीके से रद्द करने का काम किया। इसी क्रम में कई सारे ऐसे प्रावधान देखे जिसमें छोटी मोटी गलती पे भी व्यक्ति को कोर्टों के धक्के खाने पड़ते थे, बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता था उस कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट से अपने आप को मुक्त कराने के लिए। और अगर कोई छोटा मोटा फाइन भी लगना होता तो कोर्ट के माध्यम से लगने के कारण लोगों को तकलीफ होती थी, कारोबार में बाधाएं आती थी और उसके रहते जो डर का माहौल था, जिस डर के कारण हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे ठेले वाले, हॉकर्स, हमारे एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्योग या उद्योजक, उनको जो तकलीफें आती थी, ऐसे लगभग 3,600 कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया। डिक्रिमिनलाइज यानी उसमें अब उन्हें कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो छोटी मोटी गलती हो गई, किसी ने कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध कर दिया जिसमें कोई गंभीर किसी के ऊपर नुकसान ना हुआ, तो उन कानूनों को क्रिमिनल ना माना जाए, सिविल लायबिलिटी हो, उनके ऊपर जुर्माना अवश्य हो, जिससे वो आगे ये गलती ना करें, आगे ध्यान रखें, आगे लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन एक फाइन देके या पेनल्टी देके उनको और एक मौका दिया जाए सुधार करने। और मैं समझता हूँ ये पूरे देश ने इसका स्वागत किया है, पूरे देश में इस विषय के ऊपर आम सहमति है कि इस सरकार ने देशहित और जनहित को सामने रखते हुए ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन का सिलसिला किया है, 3,600 कानून में प्रावधान, 3,600 प्रावधान अलग अलग कानूनों में जो डिक्रिमिनलाइज किए हैं, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है, जिसकी मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। इसी क्रम में फिर एक बार जब हम अलग अलग कानून लेके बैठे तो ध्यान में आया कि लगभग 42 ऐसे कानून हैं, 42 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 183 प्रोविजंस प्रावधान है, जिसमें 19 मंत्रालय, 19 अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जो लोगों को तकलीफ भी देते हैं, जिसमें कई बार गलत काम के भी खबरें आती हैं और छोटी मोटी गलती के लिए सामान्य कारोबारी को, सामान्य व्यापारी को, सामान्य उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति को या सामान्य जनमानस को तकलीफ आती है। ऐसे 42 कानूनों में जो 19 मंत्रालय या डिपार्टमेंट देखते हैं, उसमें 183 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, पहली बार भारत के इतिहास में। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि एक साथ 19 डिपार्टमेंट मिलके इतने सारे कानूनों में डिक्रिमिनलाइज करके, सरलता लाके लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि भैया ये आपने गलती की है, आगे गलती मत करना, इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कई बार दूसरी बार गलती करोगे तो और अधिक पेनल्टी लगेगी। और जो लोग बार बार गलती करेंगे तो जरूर उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन एक साधारणता हमारा मानना है कि सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति, एक जो छोटा काम करने वाला उद्योजक या व्यापारी है, वो ईमानदार होता है। देश के करोड़ों ऐसे ईमानदार व्यापारी या उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों पे शंका करना, वो इस सरकार का सोच नहीं है। ये सरकार सभी पर विश्वास करती है। ये सरकार हमारे छोटे कारोबारियों को विश्वास की नजरिए से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वास करते हैं 140 करोड़
लोगों की सूझबूझ पर, उनकी ईमानदारी पर और उनके विवेक के ऊपर कि वो अच्छा काम करेंगे और अगर भूल चूक में गलती हो गई तो सुधार का एक मौका चाहता। ये सिलसिला इस जन विश्वास कानून के तहत करने का एक प्रयास शुरू किया गया। जैसे मैंने कहा, ये ऐसे कानून है, ऐसे प्रावधान है तो कोई बहुत सीरियस आहत नहीं पहुंचाते, बहुत थ्रेट नहीं है जिसके कारण किसी व्यक्ति को सीधा जेल डालना पड़ जाए, वो वैसे कानून नहीं है। अगर कोई प्रावधान ऐसा हो जिसमें हमें लगता है बड़ा गंभीर समस्या हो सकती है तो उसको हमने छुआ नहीं है, उसको कानून के बाहर रखा है। सिर्फ ऐसे प्रावधान जो छोटी मोटी गलती से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रावधानों को सरलीकरण और डिक्रिमिनलाइज करने के हेतु इन सब प्रावधानों को अब पेनल्टी के रूप, सिर्फ पेनल्टी लगेगी, दूसरी गलती पे अधिक पेनल्टी, ऐसे करके कैलिब्रेटेड अप्रोच जिससे लोगों में विश्वास भी बढ़े और कोई छोटे व्यापारी या छोटे उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार ना कर सके। ये दुर्व्यवहार करने का जो सिलसिला है, ये कदापि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सहन नहीं करती है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे लोकसभा से, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। और अब हम लौटते हैं अपने एजेंडे की तरफ, और जो हमारा एजेंडा जिस पर हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया, अशोक गहलोत ने ट्वीट करके उनके भाषण को कार्यक्रम से हटा देने का आरोप पीएमओ पर लगाया, लेकिन पीएमओ ने उनके ट्वीट का जवाब देकर स्थिति साफ की। पीएमओ ने कहा, हमने आपको बुलाया था और भाषण का टाइम भी लगा रखा था, लेकिन आपके ऑफिस ने कार्यक्रम में आपके शामिल ना होने की बात की थी। हालांकि पीएम ने कार्यक्रम में उनके जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना की अशोक गहलोत के, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह कार्यक्रम राजस्थान की जनता को समर्पित था, तो फिर इस तरह की राजनीति क्यों इस तरह की राजनीति की जा रही है। उधर कांग्रेस का संसद के अंदर और बाहर संघर्ष जारी है। विपक्षी एकता का गठबंधन INDIA की प्रभावी भूमिका बनाने के लिए पार्टी संसद में आक्रामक भूमिका में है, लेकिन पीएम मोदी ने आज फिर गठबंधन के नाम को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये नया पैंतरा है, नाम बदलने वाला। पहले के जमाने में जब कोई कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित करके अपना धंधा चलाने की कोशिश होती थी, और आज कांग्रेस भी नाम बदलकर वही काम कर रही है। UPA का कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसीलिए बदलकर INDIA कर दिया। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष के नए गठबंधन के सामने दिल्ली पर अध्यादेश वाला विधेयक भी सामने आने वाला है, जिसको सरकार को संसद से पारित कराना है। इस पर अगर संख्या के हिसाब से देखें तो विपक्ष को पता है कि सरकार के खिलाफ उनका विरोध और अविश्वास प्रस्ताव नहीं टिकता, लेकिन फिर भी राजनीति पूरी तरह से जारी है। विपक्षी एकता से हालांकि मायावती, जगन रेड्डी और KCR ने दूरी बना रखी है। YSRC ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध का फैसला किया है, सरकार का साथ देंगे, और कई दल तो तटस्थ की भूमिका में है। मीडिया की खबरों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस ने अकेली भूमिका लेकर अन्य दलों को भ्रम में रखा था, जबकि प्रस्ताव का विचार सामूहिक था, लेकिन सिर्फ गौरव गोगोई का ही नाम भेजा गया। विपक्षी एकता के पास सवाल ज्यादा हैं लेकिन जवाब कम। ये उन्हें तय करना है कि एजेंडा विकास का होगा या फिर विरोध का। खोखले नारे अब जमीन पर प्रभावी नहीं होते, ये याद रखना भी जरूरी है, और खास तौर पर तब जब प्रधानमंत्री इस तरह के विकास के एजेंडे को सामने रखते हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन का नाम बदलने को लेकर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI
सिमी बन गया पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जी, तो ये प्रधानमंत्री ने ये नाम बदलने को लेकर के सवाल पूछा है कि क्या जरूरत पड़ गई नाम बदलने की, क्योंकि 2 दशक से तो यूपीआई नाम ही चल रहा था, यूपीए नाम चल रहा था, उसको बदल करके क्यों INDIA किया गया है। आज की चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव, जुड़ चुके हैं संसद भवन से। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, राखी राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत राखी जी। और साथ में मथुरा दत्त जोशी जी हैं जो AICC के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका मथुरा दत्त जोशी जी। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जरा पार्लियामेंट से, संसद से अपडेट लेता हूं। बल्कि सीकर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव, जहां पर कि प्रधानमंत्री आज दौरे पर थे। अनुज, कल प्रधानमंत्री का बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही पावर पैक्ड भाषण हुआ था दिल्ली में कल शाम में, और आज प्रधानमंत्री ने सीकर में बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें कई सवाल प्रधानमंत्री ने पूछे हैं। कल शाम में एजेंडा साफ किया कि क्या एजेंडा होगा, प्रधानमंत्री मोदी की क्या गारंटी है, और आज सीकर में सवाल पूछा विपक्ष से। निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जा रहा है नाम बदलने को लेकर के, और प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी खास बातें कही अपने संबोधन में। अनुज, देखिए लालचंद्र, क्योंकि आज प्रधानमंत्री राजस्थान में ही थे, राजस्थान के अंदर आज उन्होंने सीकर में कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां की जनता को, देश के किसानों को सौंपी, किसान सम्मान निधि के रूप में। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद जब उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया लालचंद्र, गुस्से में थे जी। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रोटोकॉल के तहत अगर प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं लालचंद्र, ये प्रोटोकॉल है कि वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की आगवानी करनी चाहिए। ना तो वो आगवानी करने के लिए आए, जबकि सरकार की तरफ से उनको निमंत्रण दिया गया था उस प्रोग्राम के अंदर। अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने मंत्री को भेजा, और मंत्री को भेजा तो निश्चित तौर पर पहले से पीएमओ के पास नाम गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी पीएम के आने से पहले ये ट्वीट करना कि उनकी स्पीच को हटा दिया गया, जब वो आ ही नहीं रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने मना किया, उनके कार्यालय ने मना किया कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, तो फिर वो भाषण कैसे देते। एक सबसे बड़ा सवाल ये, सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह की बातें करना, ये एक अच्छी राजनीति की परंपरा नहीं है। इस तरह की चर्चाएं यहाँ जनता इस बारे में चर्चा कर रही थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम INDI रखा है, आज उस पर तो काफी खुलकर कटाक्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि जब किसी तरीके से जब कोई कंपनी पहले फ्रॉड करती थी और भाग जाती थी, लेकिन फिर आती थी नए नाम के साथ, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अपने पापों को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यूपीए की सरकारों में लाखों इतने घपले हुए, उनसे अपने आप को बचाने के लिए नया नाम INDI। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। यूपीए नाम के साथ दिक्कत क्या थी, तो आज INDI के लोकर जी। ठीक, लौटता हूं आपके पास। आपने एक बात बहुत ही जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण कही है कि प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए जिस मंत्री को भेजा गया उनका नाम तो पहले ही गया होगा, उसके बाद अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके नाम को क्यों हटा दिया गया, जबकि वो आ ही नहीं रहे थे। निश्चित रूप से इस पर पीएमओ ने भी ट्वीट किया है और प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री ने भी ट्वीट कर जवाब दिया है। मैं विनोद जी के पास चलता हूं, उसके बाद अपने दोनों मेहमानों के पास आऊंगा। विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं विपक्ष का जो रवैया है, चाहे यहां से संसद से लेकर के राजस्थान तक की बात कर लीजिए, अशोक गहलोत तक की बात कर लीजिए, उस पर निश्चित रूप से ये सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है और साथ में ये सवाल भी उठा रही है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की कंपनियां घपले कर लेती थी, उसके बाद नाम बदल कर सामने आ जाती थी। तो अच्छा खासा नाम यूपीए था, करीब करीब मुझे लगता है कि ये 20 साल 2 दशक नाम ये चला। अच्छे बने बनाए नाम को ये बदलने की जरूरत क्या पड़ गई, ये सवाल पूछने का मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को। विनोद जी।
लाल जी, जैसा कि अभी अनुज यादव बता रहे थे कि आप ये देखिए कि जो प्रोटोकॉल का मामला सुबह सुबह चला और उसको एक विवाद बनाने की कोशिश की गई और 1 घंटे के अंदर अंदर में जब उस बात को लेके पीएमओ सामने आया तो अशोक गहलोत की बात जो है वो बेमानी साबित हुई कि वो किस तरह से उस सियासत में सीधे सीधे पीएमओ के साथ साथ पीएम के इस प्रोग्राम को भी ला रहे थे जी। अच्छा होता कि अगर अशोक गहलोत खुद उसमें शामिल होते, क्योंकि आज लाखों करोड़ रुपए का जो ये सौगात है पीएम खुद राजस्थान जाके वहाँ के लोगों को देने पहुँचे थे जी। सियासत की जो बात आप कहेंगे कि इस दौर में सिर्फ परसेप्शन की सियासत में विपक्ष अपना एक नंबर चाहता है। कल जो आपने अभी ये पहली स्टोरी दिखाई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी लकीर खींची है विकास का और जो एजेंडा उनके सामने में रखा है और अपने 3rd टर्म के लिए जो बताया है कि भारत कैसे टॉप 3 के नेशन में एक वर्ल्ड पावर में इकोनॉमी में होगा, इस बात को उन्होंने सामने में रखा है। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिशन 2024 के लिए एजेंडा है। इस एजेंडा के अगर आप अगेंस्ट में विपक्ष की अभी तक की जो कोशिश देखिए, आप एक न्यूट्रल ये बन के आप इसको ऑब्जर्वर बन के इस चीज़ को देखें तो विपक्ष के ये चीज़ें आज आपको पार्लियामेंट में दिखता नजर आएगा। आज जब कल आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया और उस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद 10 दिन के अंदर में हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी से राय मशविरा के बाद उस पर चर्चा भी हो जी। लेकिन उसके बाद आज क्या वजह थी कि सारे विपक्ष के जो खास करके INDI के ग्रुप के जो विपक्ष के लीडर हैं वो सब काला कपड़ा पहन के संसद भवन आए थे। बिल्कुल। मकसद क्या है? आप जो एक दिखाना चाह रहे हैं परसेप्शन की बात करके कि हमारा विरोध जो है वो हम किस लेवल तक जा सकते हैं, तो शायद आज ये बहुत तकलीफ की बात है लालचंद जी कि बिहार में बिजली के नाम पे, बिजली का की जो पावर कट थी उसके नाम पे कटिहार में कुछ लोगों ने जो एक आंदोलन किया था उसमें बिजली बोर्ड के सामने में, ऑफिस के सामने में प्रदर्शन कर रहे थे, उस पे पुलिस ने गोली चलाई और ऐसी बर्बर हत्या, 2 लोगों की मौत हुई है। ये शर्म की बात है कि जेडीयू के और आरजेडी के जो भी INDI के वहाँ पे रहे होंगे नेता, अगर वो इस काला कपड़ा पहन के आज दूसरे जगह की बात करते हैं तो उनको कम से कम आज बिहार की बात करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। पश्चिम बंगाल के उस सांसदों को बात करनी चाहिए जो किस तरह से उत्पीड़न हुआ है, वहाँ का वायलेंस कमोबेश अभी भी जारी है और आप जो एक नैरेटिव दे रहे हैं मणिपुर के चर्चा को लेके और आप इन सब चीज़ों को लेके, इसके विरोध को लेके आप काला कपड़ा पहन रहे हैं। तो ये देश देख रहा है, ये देश के लोग करीब से देख रहे हैं कि जिस परसेप्शन बना के आप सरकार के अगेंस्ट में या मोदी सरकार को घेरने के लिए आप इन सारे चीजों प्रयासों को आप सामने में ला रहे हैं, उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है। अगर बिहार में 2 लोगों की मौत होती है और वो एक बर्बर मौत है क्योंकि पुलिस ने जो फायरिंग की है वो सीधे सीधे फायरिंग, आप सोचिए कि किसी के हेड इंजरी है जी। और उसकी मौत हुई है और काला कपड़ा आप पहन के संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी उस बिहार के गठबंधन में शामिल है। और एक ट्वीट, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी का जो अभी ट्वीट आया है उसको भी आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ये लगेगा कि देश में इस परसेप्शन की सियासत का क्या जवाब हो सकता है। कि वो कह रहे हैं कि अपने ट्वीट में कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से आया है कि RSS विचार क्या और बीजेपी के विचारधारा के कारण ये नफरत फैल रही है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को 1 मिनट का कभी वक्त नहीं लगा कि बिहार के इस जो गोली चली है, 2 लोगों की मौत हुई है, जवान 18, 20, 22 साल के लड़के की मौत हुई है, या पश्चिम बंगाल में जो लगातार 60-70 लोग बढ़े हैं पिछले 1 महीने में, उनके लिए भी एक ट्वीट करते हैं वहां कौन सी विचारधारा के लिए के कारण ये इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल, कई सवाल हैं और पटना में तो प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेता की भी मौत हुई थी पुलिस की लाठी से। ये तमाम सवाल हैं, उस पर सभी चुप हैं। लेकिन जो आपने काले कपड़े वाली बात कही कि काला कपड़ा पहन करके संसद में आज INDI के कई सांसद आए थे, तो विपक्षी सांसदों की ओर से काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराने को लेकर राज्य जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं।
तो ये सवाल पूछ रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान राखी राठौड़ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और एआईसीसी के सदस्य हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले मथुरा दत्त जोशी जी के पास ही चलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। तो मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरह से कि आज काले कपड़े पहन करके विपक्षी सांसद पहुंचे, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये पढ़ने के बाद फिर जो दूसरा पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसको ये कहने का मौका मिल रहा है कि काला धन छिपाने के लिए पहन लिया, काले कारनामे छिपाने के लिए पहन लिए, काले कारनामे थे इसलिए नाम बदल लिए, यूपीए से बदल कर INDA। उधर अशोक गहलोत अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस सब की जरूरत क्यों पड़ रही है मथुरा दत्त जोशी जी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि नाम बदलने की जी भारतीय जनता पार्टी की है। इनका कल्चर नाम बदलने का, हमारा तो कभी नाम बदलने का कल्चर ही नहीं रहा। 135-37 साल में हमने कांग्रेस का नाम नहीं बदला। कई बार बदला है सर, आजादी से पहले कई बार बदला है सर। नहीं, हमने नहीं बदला। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस इंदिरा। मेरी पूरी बात जरा सुन लीजिएगा। ठीक, आप बोलिए सर, बोलिए। बिल्कुल, आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं सर, पूरा बोलिए, मैं एकदम पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं आपको, बोलिए ना। हाँ, सबसे पहले हिंदू महासभा इनकी होती थी, इन्होंने उसके बाद जनसंघ बनाया, जनसंघ के बाद ये जनता पार्टी में चले गए, जनता पार्टी में चलने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना दी। ये अपना तो देखेंगे नहीं चरित्र, दूसरे के चरित्र में जरूर इनको काला दिखाई देगा, दाग दिखाई देगा। एक बात, अब जहां तक काले कपड़े की बात है, जिस तरह के सरकार का रवैया है, और जो हमको कह रहे कारनामे काला धन छिपाने की बात, इन मायके लालों को ये तो याद दिला दीजिए कि इतने 8 साल 10 साल की सत्ता में रहने के बाद नेता का काला धन पकड़ पाए हों, या कांग्रेस के किसी भी मंत्री को इन्होंने काले धन के आरोप में अगर जेल के सलाखों में डाला है तो उसका जवाब दे दीजिए। उसमें भी हम आपकी सहमत है। और जहां तक है काले कारनामों का, काले कारनामे अगर किए थे तो बताइए ना, आप करिए ना, जेल डालिए, मुकदमा करिए, अंदर करिए, फांसी दे दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? आपकी सरकार है। डबल ट्रिपल इंजन की आपकी सरकारें जगह जगह हैं। ठीक है, आपने नया नाम दे दिया डबल इंजन आपका चलता है, हालांकि वो बीच में ही वो इंजन कभी कभी बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें, परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी की है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। हम लोग तो, हमने इस देश की आजादी से लेकर आज तक हम देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश को बचाने के लिए आगे गए हैं, इस देश को आगे बढ़ाया है। हमने देश को कभी नहीं लूटा, ना अंग्रेजों की हमने कभी मुखबरी की। और हमारा अपना एक इतिहास है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र की संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, और देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए किसी भी हद तक जाने को हम लोग तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गिरगिट रंग बदलने का काम नहीं करते। ठीक, आपने पूरी बात रखी। मैंने बीच में इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने कहा था कि पूरी बात होनी चाहिए। बाकी चीजों का जवाब राखी जी जरूर देंगी, लेकिन मैं 2 चीजें जरूर कहूंगा। एक तो कांग्रेस के नाम भी बीच में बदले हैं। दूसरी चीज, आपने जो कहा हिंदू महासभा, आज भी हिंदू महासभा है, उसका कोई नाम नहीं बदला। अगर कोई नया संगठन बनता है तो वो बनता है, वो कोई भी बना सकता है। हिंदू महासभा आज भी है हिंदू महासभा सर। नहीं, अब वो हिंदू महासभा कहाँ रही जब सारे लोग अगर आपकी जानकारी में होगा, आप तो विद्वान एंकर है, बताइए हिंदू महासभा से जनसंघ बनी कि नहीं बनी? जनसंघ के लोगों ने अलग पार्टी बनाई, उसमें हिंदू महासभा का क्या लेना देना था? मैं लौटता हूं आपके पास। जहां तक हमें पता है, जनसंघ एक नई पार्टी बनी थी, राजनीतिक पार्टी बनी थी। हिंदू महासभा जो है वो अलग थी। आप कहते हो मैं आरएसएस नहीं कर रहा, मैं हिंदू महासभा राजनीतिक पार्टी थी और मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। पाकिस्तान में सरकारें बनी थी कि नहीं बनी थी? ठीक, लौटता हूं आपके पास। राखी जी, तमाम चीजों के इन्होंने बात कही कि, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने पूछी कि आप जब काले कारनामे का आरोप लगाते हैं कि काला कारनामा छिपा रहे हैं, तो इनके लोगों को पकड़ते क्यों नहीं? और काले कारनामों को लेकर के आज तक आपने किया इनके नेताओं के लिए, बताइए जवाब। देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि
सिर्फ नाम चेंज करने से आपकी नीयत चेंज नहीं होती, आपकी फितरत चेंज नहीं होती, और वही यहाँ पर हो रहा है। नाम चेंज करने से जो INDIA नाम से नया ग्रुप बना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेल पर हैं या जिन्होंने जेल की सजा काटी है, जिन पर मुकदमा चल रहा है। जिस बेसिस पे, जिस स्तंभ के साथ में ये पूरी पार्टी चल रही है, उसमें सिर्फ परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के स्तंभों के साथ खड़ी हुई पार्टी को जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसी पार्टी का एक पार्ट, इसी जो संगठन है, गठबंधन है, इसका एक पार्ट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कल केरला के अंदर किस तरह से हिंदुओं को मंदिर में जाने से रोकने के लिए मारने तक की धमकी, जी वो आपत्तिजनक वीडियो हमने भी देखा है। नीति के साथ में जो भी पार्टी आएगी, जो भी गठबंधन आएगा, जनता के सामने एक्सपोज्ड है। इनके जिस तरह से कारनामे काले हैं, इनका मन काला है, और इसी तरह से कपड़े भी काले हो गए। इस तरह का विरोध दिखाने से कुछ नहीं होगा। जनता समझती है कि नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ में कौन चल रहा है, और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सत्ता सिर्फ परिवार में ही सीमित रह जाए, इस बात को सुनिश्चित करना कौन किस पार्टी में कर रहा है। इस पार्टी की आप देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव आया, उसमें भी आज सुबह से मीडिया में ये न्यूज आ रही थी कि बहुत सारे लोग नाराज है। मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए नहीं, इस गठबंधन का कितना विश्वास है आपस में एक दूसरे के लिए, उसकी टेस्टिंग है। और मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि जिस दिन कभी अगर जरूरत पड़ी फ्लोर टेस्ट हुआ, तो ऐसा ही होगा कि इनके गठबंधन के बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास माफी के साथ, क्योंकि इस समय मुझे थोड़ा राजकोट चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल है, वहां प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये तस्वीरें इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काटकर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की यात्रा के बाद गुजरात की यात्रा पर पहुंचे हैं, और उनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम जो उनका है वो इसी जो राजकोट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो टर्मिनल है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। वहां पर अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है कि क्या कुछ इस हवाई अड्डे की खासियत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन किया है फीता काट करके नए टर्मिनल का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का, और फिर उन्होंने अवलोकन भी किया किस तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर जो विकास परियोजनाएं हैं उनके शिलान्यास और उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं, और जो विकास परियोजनाएं हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट में हैं, और वहां पर कई विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए, कई विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में, गुजरात में हैं। और इसी क्रम में उन्होंने राजकोट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चहलकदमी करके अवलोकन करते हुए, और जैसा कि आप देख रहे हैं साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं, अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करने के बाद वहाँ पर परियोजना से संबंधित जो विवरण है उसका अवलोकन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को ये खास सौगात दी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और इसके बाद अब वो राजस्थान की यात्रा के बाद गुजरात पहुंचे हुए हैं। गुजरात में उनका कई कार्यक्रम है।
तो ये तस्वीरें राजकोट से आप देख रहे थे और अब हम लौटते हैं आज की चर्चा पर और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बल्कि राखी राठौड़ जी अपनी बात को पूरी कर रही थी तो मैं उनके पास चलता हूं। राखी राठौड़ जी, आप अपनी बात को पूरी करें और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का निकल गया, 4 बज गए। राखी जी, आप तक आवाज आ रही है? तो मैं फिर भी कराती हूँ कि देखो क्या टेंडर। राखी जी, आप तक आवाज आ रही है? राखी जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? लगता है राखी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार उन तक आवाज आएगी, उसके बाद मैं उनसे जरूर प्रतिक्रिया लूंगा। तब तक विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि आप चाहे संसद के अंदर से लेकर बाहर तक का विरोध हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, विपक्ष के सामने ऐसा लगता है कि सवाल बहुत ज्यादा हैं विपक्षी एकता के सामने और उनका समाधान अभी नहीं ढूंढा गया। नाम रख लिया गया लेकिन उसके आगे कुछ और प्रगति अभी तक हुई नहीं और उसका असर कहीं ना कहीं संसद के अंदर से लेकर बाहर तक दिखाई पड़ रहा है। विनोद जी। लाल जी, मैं आपका जवाब दूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मथुरा जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि उनका जो इन्फॉर्मेशन था कि जो हिंदू महासभा की बात कर रहे थे, की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उनसे एक करेक्शन चाहूँगा। हाँ। कि एक्चुअली वो इस बात में थोड़ा कन्फ्यूजन डाल रहे थे, वही कन्फ्यूजन जो राहुल गांधी बार बार डालते हैं और हर दिन डालते हैं। और वही कन्फ्यूजन है कि राहुल गांधी हर समय में बीजेपी आरएसएस मिक्स करते हैं। हाँ। यही कन्फ्यूजन जो मथुरा जी यहाँ पे बीजेपी और हिंदू महासभा मिक्स करते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी जवाब दिया। कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया, इससे कुछ नहीं होगा। जहाँ तक कि जनसंघ की बात वो कह रहे थे कि जनसंघ जो पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े लोगों के संस्थापक उसके रहे हैं, वो पार्टी जनता पार्टी में विलय हो गई थी और वो इस तरह का विलय था जो आज की तरह नहीं है कि अगर आज मथुरा जी को हम याद दिलाएं कि कांग्रेस ने जब कल प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव रखा है वहाँ पे स्पीकर के सामने में, तो सिर्फ गोगोई जो हैं तो गोगोई कांग्रेस के नेता वो अकेले जाके उस नोटिस को थमाया है और इस पे ये विरोध अब खुद विपक्ष के इन सारे एकता के जो लोग हैं एनडीआई में, उनकी ये बात चल पड़ी है, मीडिया में ये खबर भी आ जाई है कि आखिर जब ये डिसीजन हुआ था ये 26 दलों की विपक्षी एकता में कि हमारा ये अविश्वास प्रस्ताव जो मोदी सरकार के खिलाफ में सामूहिक रूप से होगा, ठीक है, तो फिर थी तरुण गोगोई को एक अलग से जाके और 9:30 बजे स्पीकर के रूम में जाके वो नोटिस देने का मतलब क्या था? तो ये अविश्वास की जो उनकी लकीर जो खींच रहे हैं अपने अपने व्यवहारों से, वो आज उनके सामने ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है। ठीक है, ये मैं एक सवाल और मथुरा जी को आपको मैं याद दिला दूं कि जब वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट, मैं यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि राज्यसभा सीधे चलना होगा जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सदन कर रहा है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है और जो सीट पर बैठी हैं वो आईयूए की अध्यक्ष भी हैं, हमारी उड़न परी के नाम से भी जानी जाती। मैं तो इतना कहूँगा, एक बार मैं फुटबॉल का विश्व कप देखने गया 2018 में रशिया में, तो वहाँ पे इंडियन को देख के तो सीधे वो कहते हैं राज कपूर के ज़माने से शुरू करते हैं, मेरा नाम जोकर के समय से। ये इम्पैक्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, ये हमारे देश की कला संस्कृति साहित्य को, यहाँ के समाज का चित्रण दुनिया भर में करती है और हमें अपनी इस ताकत को समझना होगा। एंड इंडिया बीइंग अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव all the ingredients, I'll say, to become the content hub of the world, and India should emerge as the content hub of the world. मिस्टर रेड्डी ने अभी कहा, मिस्टर नंदा ने कहा, बहुत सारे जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा कि हमारे कुछ क्षेत्र में, विशेष तौर पर साउथ इंडिया में, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब फिल्मों का एक बहुत विशाल स्तर किया गया है। अब केवल यहीं तक नहीं, आज विश्व की बड़ी से बड़ी पिक्चरों का पोस्ट प्रोडक्शन काम हिंदुस्तान में होता है। एवीजीसी सेक्टर जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और कॉमिक्स, ये सेक्टर बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है। तो हमें कुल मिलाकर फिल्म जगत को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहिए। मैं चेयरपर्सन सर इतना ही कहना चाहूँगा
कि जब यह बिल 2019 में लाया गया तब इसमें केवल छोटा सा संशोधन था, उससे जो आपने आज की समस्या की बात कही उससे उसका हल नहीं हो पाता। इसको वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और उसके बाद हमने इसको पब्लिक के सामने रखा। 2022 में नए रूप में हमने बिल को पब्लिक के सामने रखा, उनके सारे सुझाव आए, पूरी इंडस्ट्री के साथ हमने उनके सुझाव भी लिए और अब एक नए रूप के बीच में द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। इसमें मेजर कंसर्न अमेंडमेंट्स के लिए क्या थे? अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो लिटिगेशन चल रही थी कर्नाटका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसमें सीबीएफसी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उसकी पावर्स क्या है। आप में से कुछ लोगों ने कहा रिवीजन पावर्स किसके पास हो। प्रशांत नंदा जी ने कहा कि उनको भी एक बार दिक्कत आई अपने रीजनल पैनल के सामने, मुश्किल एक पिक्चर के लिए, क्योंकि जो चेयरपर्सन था उसके ही अपने बच्चे की डेथ 12 साल की उम्र में हुई थी और वो उस पिक्चर को नहीं देख सकता था। कोई एक केस ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेशन मिल सके। इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी और सरकार और जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हो, सीबीएफसी, इसके बीच में काफ़ी एक तरह से डिस्टेंस मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी एक अपनी ताकत है। रिवीजन पावर भी सरकार के पास इस बिल के बाद नहीं रहेगी, वो ऑटोनोमिटी सीबीएफसी की बनी रहेगी जो आप चाहते हैं और हम यही चाहते हैं, ऑटोनोमिटी बनी रहे, ऑटोनोमस बॉडी का उसका वो रोल है। दूसरा नंदा जी ने कहा कि रिवीजन करने के लिए जब जाए तो सेम मेंबर्स ना हो। हमने इसमें प्रावधान पहले भी था, अब भी करेंगे। रिवीजन के लिए सेम पैनल नहीं बैठेगा, सारे पांचों नाम नए ही होंगे और वही देखेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा, आपका जो लिटिगेशन हमारी चल रही थी, जैसे मैंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो हमने उसको लेकर भी जो प्रोसीजर है इसको और आसान कर दिया है और इसको बिल को हार्मोनाइज किया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह से कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे बड़ी समस्या इस सदन पूरे ने कही, अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, ये जो फिल्म पायरेसी से जुड़ी हुई है। अब मैं देख रहा था कि प्रशांत नंदा जी ने 18,000 करोड़ से शुरू किया तो 22,000 करोड़ तक यही बात पहुंच गई कि इतने की पायरेसी होती है। अब पायरेसी कितने की होती है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहाँ पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और उसको भी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है, ताकि 5% जो उसकी जो बनाने की कॉस्ट है उस तक जाकर उसका किया जा सकता है, 5% तक उसका 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म, इतना उसको फाइन हो सकता है। मान लीजिए 1000 करोड़ की पिक्चर बनी तो 50 करोड़ दंड हो सकता है और 3 लाख से लेके इतने तक का दंड हो सकता है। और दूसरा, उसको सजा, हालांकि हमारी सरकार ने डीक्रिमिनलाइज करने का बहुत काम किया सारे बिलों को, यहां पर भी इस बिल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो किसी के जीवन को बर्बाद करने पे आ जाए, किसी की मेहनत को बर्बाद करने के लिए आए, तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इसके अलावा और बहुत सारी बातें मैं जिस पे आपको एक के बाद दूसरे पे आऊंगा। ये जो पायरेसी का धंधा है, इसको दूर करने के लिए अब पहले हम जितने बिल लाते थे, एक मजबूरी होती थी कि आर्टिकल 370, 35A के कारण जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हमारे कानून लागू ही नहीं होते थे।
लेकिन 5 अगस्त 2019 इस देश में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आया जब इस महान संसद ने धारा 370-35A को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। और हमने भी इसमें जो बिल के साथ जुड़ा हुआ जो प्रोविज़न है उसको ओमिट करने का काम इसके माध्यम से किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धारा 370-35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत एक तरह से शांति भी आई है, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, पथराव की घटनाएं बंद हुई है और हमारे सिनेमा हॉल भी बढ़कर अब 7 होने वाले हैं, जिसमें से बांदीपुरा, गांदरबल और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे इसी महीने तक अगले 1-2 महीनों में नए सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे। तो जो कश्मीर जहां कभी पथराव की घटनाएं होती थी, आज हमारी फिल्में भी वहां पर प्रदर्शित होने का काम जोर शोर से होगा। शूटिंग भी वहां पर होती है, बहुत सारी फिल्मों की पूर्व में शूटिंग हुई, अब उसको भी वहां पर बल दिया जा रहा है। माननीय एलजी महोदय ने बहुत सारे कदम उस दिशा में उठाए हैं। हमारी फिल्मों का कुछ लोगों ने कहा कि क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो बाफ्टा की बात करूं या ऑस्कर की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फिल्मों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, अवार्ड जीते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है क्योंकि बिजनेस करना एक अलग बात है कि एक फिल्म ने इतना बिजनेस किया, देश के लिए दूसरा बड़ा सम्मान होता है कि रिकॉग्निशन कहाँ जाकर मिली। और बाफ्टा में, ऑस्कर में जाकर द एलिफेंट विस्परर्स को डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में और हमारी आरआर को भी वहाँ पर ऑस्कर अवार्ड मिले, तो पूरे देश के लिए गौरवशाली पल था, जिस सबका हमें खुशी भी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपको कहूँ कि हमारी देश की फिल्म इंडस्ट्री आज सीधा प्रसारण आप राज्यसभा से देख रहे थे, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब फिलहाल वो दे रहे हैं। और इस वक्त हम आपको राजकोट से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें वही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल है उसका फीता काटकर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री इस पूरी परियोजना का अवलोकन कर रहे हैं। साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ, और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परियोजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो राजकोट में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल है उसके उद्घाटन के साथ ही कई अन्य विकास परियोजनाएं गुजरात को प्रधानमंत्री सौगात के रूप में देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के लिए ख़ास तौर पर राजस्थान की यात्रा के बाद, राजस्थान के दौरे के बाद गुजरात पहुंचे हुए हैं। और वहां पर ये गुजरात में राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर चुके हैं और साथ ही अवलोकन भी कर चुके हैं। वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को इस परियोजना के बारे में बताया और प्रधानमंत्री ने बारीकी से इसके जो इसका पूरा विवरण है उसका अवलोकन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर थे और उसके बाद फिर वो गुजरात के दौरे पर गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। राजकोट का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से कई देशों के लिए अब जो उड़ान सेवाएं हैं वो लोगों को मिल सकेंगी। और ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, 1400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से इसे विकसित किया गया है। आधुनिक तकनीक है, स्थायी सुविधाएं हैं, ये तमाम चीज़ें हैं इस नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल में। और इसका डिज़ाइन राजकोट की सांस्कृतिक जीवंतता से भी प्रेरित है।
तो विकास के साथ साथ विरासत, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री 860 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं अपने गुजरात दौरे के दौरान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजना का अवलोकन करते हुए, समझते हुए राजकोट में, जहां पर कि उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे अपने बुलेटिन्स में। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।